बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, आपके आज के योग के लिए। और आपने हमें योग के माध्यम से जो आज बहुत सारे ज्ञान की बातें जो बताई है उसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर कहीं ना कहीं मतलब खांसी वाले मरीज आपको दिखाई देंगे। सर्दी जुकाम खांसी इस तरह के जो मरीज हैं वो आपके घर में दिखाई देते हैं या आस पड़ोस में दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो परेशानियां हैं, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, है ना। इसके बारे में तो हम लोग लगभग सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा ठंड की वजह से सर्दी जुकाम खांसी ये आम बात जैसी मतलब आम जैसी बीमारी हो जाती है। लेकिन आइए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये कब आखिर बनता कैसे है या कब होता कैसे कैसे हमारे शरीर में कब कैसे बन जाता होगा, या हमें क्या ऐसी स्थिति आती होगी कि हमारे शरीर में कब बनने के कारण हमें बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से खांसी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बलगम बनता कैसे है। तो बलगम मुख्य रूप से नाक, आपके नाक गले साइनस फेफड़े मुंह पेट और आंतों सहित कई नम सतहों पर बनता है, जो आपके शरीर में मौजूद एक श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें मौजूद ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है तथा ये फेफड़े में जो बनने वाले जो गाढ़े बलगम होते हैं उसी को ही कफ के रूप में जाना जाता है या कफ कहा जाता है। तो कफ हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण आर्गन जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा में ही बनता है। फेफड़े के अंदर सबसे छोटा व अंदरूनी पार्ट होता है। आप जैसे फेफड़े में अगर फेफड़े का अगर डायग्राम देखें तो एक बहुत ही छोटा अंदरूनी भाग होता है, उसमें बलगम बनता है। जैसे कि जैसे आप इस चित्र को देखिए, है ना, ये फेफड़े के अंदर एक भाग होता है जिसे एलियोल कहते हैं। एलियोल अर्थात हिंदी में इसको वायु कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इसको बाहर से देखने से एक गुब्बारे नुमा या स्पंज नुमा होता है ना। तो इस ऑलिव ऑयल में क्या होता है कि बाहर से अगर हम देखते हैं तो आपको बाहर से देखने से दिख रहा होगा कि एक स्पंज नुमा या गद्दे नुमा ऐसा दिख रहा होगा, है ना। लेकिन अगर हम अंदर से देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी जगह दिखाई देती है या फिर स्पेस दिखाई देता है। तो उसी जो स्पेस है वायु कोशिका की या एल्यूएल की जो स्पेस है उसी में ही बलगम बनना प्रारंभ होता है ना। अब ये बलगम अचानक से तो बनता नहीं होगा, है ना। तो बलगम बनने के कई सारे कारण होते हैं, है ना। ये इसमें से कुछ प्रमुख कारणों के बारे में मैं जो बात करूंगा, है ना, वो है सबसे पहला संक्रमण, है ना। जब आपके शरीर में कोई संक्रमण आ जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोई वायरल संक्रमण हो गया या कोई फ्लू का संक्रमण हो गया, है ना। तो जैसे सामान्य सर्दी फ्लू ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे वायरल बैक्टीरियल संक्रमण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में बलगम बनता है। आप सोचिए कि इस तरह के जो सामान्य फ्लू से जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आते हैं उससे लड़ने के लिए आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में बलगम बनती है। मतलब ये मान के चल के आपका जो बलगम बनता है उस बैक्टीरिया को काउंटर करने के लिए भी काम करता है। उसके बाद में एलर्जी, है ना। आप जैसे कि सेकंड नंबर पे एलर्जी है, जैसे आप किसी पेड़ के पराग कणों के से या उस दिन जैसे मैंने बात करी थी धूल के कणों से या पालतू जानवर या उनसे संबंधित कुछ चीजों से, जैसे है ना, एलर्जी होने पर आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो अति प्रतिक्रिया करती है। अति प्रतिक्रिया करने की वजह से सूजन और बलगम बढ़ता है ना। सूजन और बलगम बढ़ने का कारण क्या है, एलर्जी की। एलर्जी अगर हमारे शरीर में हो जाती है किसी भी चीज की वजह से, तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम की जो बात करें वो अति प्रतिक्रिया करती है, अति मतलब ज्यादा प्रतिक्रिया करने लगती है, जिसकी वजह से सूजन और बलगम बनता है। ये एक कारण है। तीसरा कारण है प्रदूषण। जैसे वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण श्वसन मार्गों में जलन पैदा करता है ना।
जिसके वायु मार्ग ज्यादा बलगम बनाने लगते हैं और यह गाढ़ा जैसा होता है ना। जैसे आपके मान के चलिए वायु मार्ग में आपका श्वसन मार्ग में वायु प्रदूषण जैसी स्थिति बन गई। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग बाहर जैसे वातावरण में जाते हैं तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे धूल के कण वाली जो बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों से हमारे जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें कई सारे कण से अंदर चले जाते हैं या बैक्टीरियल कण भी अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वायु मार्ग में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बलगम बनाने लगता है। और जो अत्यधिक गाढ़ा भी होता है ना। तो जो ज्यादा गाढ़ा होता है तो हमारे फेफड़े में या हमारे गले के पास कफ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में एक कारण और होता है, चौथा कारण होता है आपका गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स, है ना। गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स, इसको सामान्य भाषा में समझने की अगर प्रयास करें तो जब हमारे पेट में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है या एसिड हमारे गले तक पहुंचने लगता है, जब हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है और एसिड गले तक पहुंचने लग जाती है तो क्या होता है, शरीर इसे साफ करने के लिए अतिरिक्त बलगम बनाता है। आप सोचिए कि आपके शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी या आपके पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड बढ़ेगी, तब भी उसको काटने के लिए या फिर उस मान के चलिए जो आपका एसिड जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में बलगम बनने लग जाएगी, है ना। तो आप अगर एसिडिक रहेगा आपका पेट, आप बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड है आपके पेट में, तो भी बलगम के ज्यादा बनने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में है एक कारण और है पर्यावरणीय कारण, है ना। पर्यावरणीय कारण में जैसे से पर्यावरणीय कारण में आ जाएगा, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से हम बहुत सारे बैक्टीरिया के एक्सपोज हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि ठंड के मौसम में नमी की वजह से बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस जो सर्दी जुकाम या कोई भी अन्य तरह के जो एलर्जी पैदा करने वाले हैं, ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत जल्दी अंदर प्रवेश करता है, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में इस मौसम में, खासकर ठंडी के मौसम में भी बनने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे एक कारण और है कि कुछ दवाएं जो हम खाते हैं, है ना, हम दैनिक जीवन में कुछ दवाई खाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, बीपी के जो मरीज है वो बीपी की कुछ दवाएं खाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा कफ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि महिलाओं में जो खासकर जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम बनने का चांसेस हो सकता है। अब ये तो हो गई इसके सामान्य कारणों के बारे में जैसे हमने बात किया। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, है ना, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हमें ठंडी, भारी व चिकनाई युक्त चीजें खाने से या देर रात का भोजन अगर हम कर रहे हैं या व्यायाम की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो यह कफ का कारण बन सकती है। अब आयुर्वेद में क्या कहा गया है, जैसे कि ठंडी, है ना, ठंडी की वजह से, भारीपन की वजह से या चिकनाई युक्त भोजन, है ना, चिकनाई युक्त भोजन अगर हम खा रहे हैं या देर रात तक आप भोजन ले रहे हैं, मान लीजिए चलिए आप बहुत ज्यादा रात में खाना खाने की आपकी जो आदत है, या आप व्यायाम करने में आप ध्यान नहीं देते हैं, व्यायाम करने में आपकी कमी है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या कह रहा है आयुर्वेद कि इस वजह से भी आपके कफ दोष बढ़ते हैं, है ना। और आयुर्वेद एक चीज और कहता है, जिनकी प्रकृति, जैसे वात पित्त कफ की हम लोग बात करते हैं, तो जिसकी प्रकृति कफ प्रवृत्ति की होती है और कफ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर उससे रिलेटेड अगर भोजन करता है ना, जिसे कफ बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करता है, उससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में कफ या बलगम बनना प्रारंभ हो जाता है ना। ये तो हो गया बलगम बनने के कारण। अब हम जानते हैं कि अगर आपको बलगम बनने के तो सामान्य कारण या कफ बनने के सामान्य लक्षण आपको दिखाई देते ही हैं, पर भी मैं बता देता हूँ कि सामान्य लक्षण आपके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बलगम खांसते समय गाढ़ा बलगम निकलना जो रंगीन सफेद, पीला या हरा हो सकता है, इस तरह के भी बलगम, अलग अलग प्रकार के बलगम होते हैं। जैसे उसके बाद आपको सीने में जकड़न जैसा भी कभी कभी महसूस होता है, बहुत ज्यादा अगर आपके शरीर में कफ बनने लग जाता है तो बहुत ज्यादा सीने में जकड़न जैसा लगने लगता है। उसके बाद घरघराहट सी लगती है
है ना। जैसे कि सांस लेते समय, छोड़ते समय आपका गला बजने लगता है ना, घरघराहट की जो आवाज आती है, ऐसा भी होता है। उसके बाद गले में खराश, गले जैसे आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी गले में खराश सा महसूस होता होगा, या गला एकदम अजीब सा उसमें खरखराहट सी, मतलब मूड मूड जो स्विंग बोलते हैं, मूड अचानक से आपके गले की खराश होने की वजह से मूड का बिगड़ जाना भी हो जाता है ना। तो उसके बाद में बुखार, बुखार के लक्षण अधिकतर अब जब को आपको बलगम या बहुत ज्यादा मात्रा में खांसी जैसे स्थिति आ जाती है, बलगम बनने लगता है, तो आपको बुखार भी नहीं होने लगती है। तो इस तरह के लक्षण आपको अधिकतर बलगम में दिखाई देने लगते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि ये तो हो गया कारण हमने समझ लिया, और बलगम के हमने लक्षण भी समझ लिए। अब जानते हैं कि हमें इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, काफी मात्रा में ठंडी बढ़ चुकी है ना। तो ठंडी के मौसम में हमको क्या ख्याल रखना है, गर्मी के मौसम में हमें कैसा अपने शरीर का ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, अगर आपको कफ ज्यादा बनता है, आपको कफ बनने की समस्या ज्यादा है, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, है ना। हाइड्रेट रखने की प्रयास करना है। हाइड्रेट रखने का प्रयास अर्थात आपको शरीर को पर्याप्त पानी आपको प्रतिदिन देना है, जिससे आपके जो मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पूर्ति है वो हमेशा होते रहे, और इससे आपका जो कफ की जो प्रवृत्ति है, बढ़ने की प्रवृत्ति है, वह कम होगी। उसके बाद जैसे ठंडी का मौसम अभी आ रहे हैं, तो ठंडी के मौसम में अगर आपको कफ ज्यादा बनती है तो आप गर्म कपड़े पहने, गर्म गर्म चीजों का उपयोग करें, है ना। जैसे गर्म कपड़े आजकल मार्केट में जो गर्म कपड़े में रहे, अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आप गर्म कपड़े का उपयोग जरूर करिए। उसके बाद में गर्म तरल पदार्थों का सेवन करिए, जैसे गर्म पानी पीजिए, है ना, गर्म या गुनगुना पानी पीजिए। अदरक के शहद या नींबू की चाय पिए, है ना। अदरक की चाय या शहद की चाय, जैसे नींबू की चाय ऐसे जैसे बना के अपन पी सकते हैं, या इनका चाय बना के नहीं पी सकते तो आप ऐसे अदरक का या शहद का ऐसा अपने भोजन में उपयोग कर सकते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में। इससे क्या होता है कि अगर आपको कफ बन भी रहा होगा तो वह आपके कफ को पतला करेगा। उसके बाद में आपको भाप लेना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में आपको बलगम बनती है या बलगम बनने की समस्या है, तो गर्म पानी में नीलगिरी की तेल की कुछ बूंदे डालकर आपने इससे जमा कर आपका पिघलने लग जाएगा, है ना। नीलगिरी का तेल होता है, उसको हल्का एक दो बूंद गर्म पानी के भाप ऐसा ले सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में शहद और हल्दी का उपयोग, है ना। गर्म पानी या दूध में हल्दी शहद मिलाकर पिए, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, है ना। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने की वजह से कफ कारक होते हैं, या कफ को काउंटर करने का काम करते हैं। उसके बाद नमक के पानी से आप गरारा कर सकते हैं। अगर आपको कफ बनने की अभी ठंडी में ज्यादा समस्या होती है तो आप गर्म पानी में नमक को मिलाकर, है ना, उसको आपने अपना गरारा कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। उसके बाद में अभी जैसे आप सोते भी हैं, अभी ठंडी के मौसम में अगर सो रहे हैं तो सिर हल्का ऊंचा करके सोइए, है ना। सोते समय सिर ऊंचा कर लेने से कफ छाती में जमा नहीं होगा और सांस लेने में आसानी होगी। कई लोगों को होता है ना कि अभी ठंडी के मौसम में ही अस्थमा जैसा प्रॉब्लम होता है, या कफ ज्यादा बनने लग जाता है, तो अगर सिर को हल्का सा ऊंचा करके अगर हम सोते हैं तो कफ बनने की जो समस्या है वो कम होगी, या छाती में कफ जमा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको सोते समय सांस लेने की समस्या नहीं होगी। उसके बाद में गर्म सेकाई भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बलगम बनता है या आपको कफ ज्यादा बनता है तो गर्म सेकाई से भी राहत मिल सकती है। जैसे आप सरसों के तेल से गर्म सेकाई हल्की हल्की कर सकते हैं, या तिल का तेल की बात जो करते हैं अभी ठंडी के मौसम में, ये भी अपन कर सकते हैं, है ना। ठंडी चीजों से आपको बिल्कुल बचना है। अभी जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम खाने का अगर आपको शौक है, या ठंडी चीजों का खाने का शौक है, तो बिल्कुल उसको अवॉइड करें। उसके बाद में हल्का व्यायाम करना है ना। ठंडी में कफ से बचने के लिए आपको हल्का व्यायाम भी करना चाहिए। हल्का व्यायाम नहीं, जैसे कि निखिलेश सर ने बताया कि ठंडी में आपको ज्यादा मतलब व्यायाम करना चाहिए, तो ठंडी में आप अगर मान के चलिए 20% कर रहे थे तो इसको कम से कम 40% कर दीजिए, इससे आपके शरीर में गर्माहट पैदा होगी, और गर्माहट पैदा होने के कारण आपके अंदर में
जो बैक्टीरिया या वायरस का जो संक्रमण है वो नहीं होगा, और आपके जो कफ जो प्रवृत्ति है वो भी काउंटर होगी और आपके शरीर में कफ नहीं बनेगा। उसके बाद शरीर को गर्म रखने व आराम करने का भी ध्यान दीजिए, है ना? जैसे हमारे शरीर को अभी ठंडी के मौसम में क्या चाहिए, गर्म चीजें चाहिए, तो उसके लिए हमको गर्म चीजों का प्रबंधन करना है ना? और हमको ऐसा नहीं है कि हमें आजकल जैसे चलन सा हो गया है कि रात रात को जग कर मोबाइल चलाने का चलन है, या लैपटॉप या टीवी चलाने का जो चलन है, हमको इसको भी अवॉइड करना होगा। इसके लिए भी हमको प्रबंधन करना होगा, है ना? शरीर में ज्यादा मात्रा में अगर कफ बनती है तो ये भी एक